हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं क्विक रिवीजन सीरीज के चैप्टर नंबर 8 थर्मोडायनेमिक्स की। आज हम पढ़ेंगे उसका पार्ट 1, जिसमें कि उसमें जो बेसिक टर्म्स होती है वो और उनकी डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या है। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट चेंज के बारे में स्टडी करते हैं। It is the branch of chemistry in which we study about हीट चेंज। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम चार चीजें पढ़ते हैं। तीन है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फोर्थ है थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसमें चार चीज। फर्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लास्ट है थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो, हमने जो यूनिवर्स होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। यूनिवर्स के दो पार्ट हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। और सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम से अलग कोई भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स other than सिस्टम। ठीक है, ये हो गया आपका सराउंडिंग। अब देखो, एक लेयर जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है उसे बोलते हैं हम बाउंड्री। ठीक है, द लेयर सेपरेटिंग system and surrounding is known as boundary। ठीक है, ओके, उतार लिया। ठीक, देखो अब पढ़ेंगे हम सिस्टम के टाइप। तो सबसे पहले आता है हमारा ओपन सिस्टम। ठीक है, देखो, लेट अस अज्यूम ये एक कंटेनर है, इसके ऊपर रूफ नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई भी गर्म चीज रख दो, अब जो उसकी जो हीट वो बाहर जाएगी एनवायरनमेंट में। किसका एक्सचेंज हुआ? हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। और थोड़े थोड़े जो वेपर जाएंगे उससे क्या होगा? मास का एक्सचेंज होगा। ठीक है, मतलब ओपन सिस्टम में जो क्या होगा, एनर्जी का भी वो होगा ट्रांसफर और मास का भी ट्रांसफर होगा। इसका एग्जांपल है T in
ए कप। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, सेकंड देते हैं हम क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि ऊपर भी रूफ होगी, इसमें जो है देखो मास तो नहीं जाएगा बाहर, ठीक है, यहीं पे रहेगा, लेकिन जो एनर्जी होगी, अब हीट तो ट्रांसफर हो सकती है भाई, ये गर्म होगा तो एनवायरनमेंट में भी गर्मी आएगी, हीट होगी ट्रांसफर, मास ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी होगी ट्रांसफर। एग्जांपल क्या आएगा इसका, इसका एग्जांपल आएगा रिएक्शन इन ए क्लोज कंटेनर। ठीक है, अब आते हैं हम अपने आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें ना तो मास बाहर जाए और ना जाए एनर्जी। ठीक है, अब देखो ये है, इसके ऊपर भी एक लेयर मिलेगी आपको। ठीक है, इस सिस्टम में ना तो एनर्जी गई बाहर, वो अंदर ही सर्कुलेट कर रही है, और ना गया मास बाहर, मास भी अंदर सर्कुलेट कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है टी इन थर्मस फ्लास्क। ठीक है, ये थे आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, अब आते हैं आपके कौन सा स्टेट फंक्शन की बारी। स्टेट फंक्शन, ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, ना कि उनके जो मेथड ऑफ डूइंग या फिर प्रिपरेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो होती है स्टेट फंक्शन। द क्वांटिटीज डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका एग्जाम्पल है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, गिब्स फ्री एनर्जी, हीट और एंट्रोपी। ठीक है, दूसरा आता है आपके पाथ फंक्शन। ठीक है, अब देखो द क्वांटिटीज which depends on the quantities depends on whole process, not only initial and final पोजीशन। इसके एग्जाम्पल सिर्फ दो हैं, एक तो है हीट जिसे हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है वर्क डन। ठीक है, हो गया? ओके, अब आती हैं आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो प्रॉपर्टीज सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करें।
एक मिनट, प्रॉपर्टीज नहीं आएगा यहाँ पे, एक्सटेंसिव नहीं, प्रॉपर्टीज ही ठीक है, प्रॉपर्टीज ही आएगा। द प्रॉपर्टीज which depends upon amount of substance। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आएंगे आपके पास, जो इसके एग्जांपल है वो होंगे नंबर ऑफ मोल्स, मास, नंबर ऑफ मोल्स, मास, वॉल्यूम, और क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स, मास, वॉल्यूम, हीट, एटसेट्रा। ठीक है, दूसरा होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो, द प्रॉपर्टीज which not depends on amount of substance। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखो जो कि अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। देखो, अमाउंट पर डिपेंड कौन कौन सी नहीं करती, एक तो इंटरनल एनर्जी, रहने दो, एक देखो मोलर मास, ठीक है, डेंसिटी, मोलर मास, डेंसिटी, और आपका आ जाएगा यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, उतारो इसको थोड़ी देर, हो गया। ओके, इसका एक छोटा सा रिलेशन और है, वो अभी हम स्टडी करेंगे, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का। देखो, जो मास होता है, मास वो क्या है, अमाउंट पर डिपेंड करता है सब्सटेंस पे, तो वो होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम भी आपकी जो होती है वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन इन दोनों, मास बाय वॉल्यूम, मास को जो वॉल्यूम से डिवाइड करा तब आ गया डेंसिटी, जो कि होती है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये दोनों कैसी है, ये होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरा ये कितने, ये किस कौन से होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड किया तो क्या है हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो रिलेशन यही है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो क्या आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हो गया। ओके, आया समझ? ठीक, देखो अब आती है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। देखो इनमें है ना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में सबसे पहला आता है हमारा आइसो थर्मल प्रोसेसेस। ठीक है, देखो आइसोथर्मल प्रोसेसेस में क्या होता है, टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 0, और dt भी आ गया 0।
ठीक है। देखो आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। इट कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। देखो जितने भी जो फेज ट्रांजिशन, जब फेज बदलता है, जैसे वाटर वेपर्स में जाता है या फिर आइस जो है वो वाटर लिक्विड के फॉर्म में आती है, वो होते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ऑल फेज चेंजिंग प्रोसेसेस आर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। लिख देंगे इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में क्या है, H2O लिक्विड किस में जा रहा है, H2O गैस में, ये कितने पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो दूसरा आइस, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में जा रही है, ये कितने पे जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखो टेम्परेचर इसमें कितना रह रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस, 100 डिग्री सेल्सियस, और इस वाली में 0 डिग्री सेल्सियस। ये होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। चलो आप नेक्स्ट प्रोसेस पे। आइसोबारिक प्रोसेसेस। देखो आइसोबारिक प्रोसेसेस वे प्रोसेस होती है जिनमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट, तो चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी कितना होगा, 0, और डीपी कितना होगा, ये भी 0, dp इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो प्रेशर कांस्टेंट किस किस चीज पे हो सकता है। देखो हमें दे रखा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, हमें दे रखा हो STP NTP, इनमें होता है आपका प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट है जो रिएक्शन, इसके एग्जांपल कौन से होंगे, रिएक्शन अकर्स इन ओपन कंटेनर्स, ठीक है। देखो ओपन कंटेनर होगा ऐसे, ये कोई भी हो रही है रिएक्शन, अब ऊपर जो इसके प्रेशर वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो क्या है कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या होगी प्रोसेस, आइसोबारिक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। देखो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारी वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा वी हो जाएगा 0, और डीवी भी चेंज इन वॉल्यूम डीवी हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद देखो इसके एग्जांपल्स हैं, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोज कंटेनर, ठीक है। वो सारा जो होगा वो होगा आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जांपल। देखो ये है एक क्लोज कंटेनर, यहां पे मान लो रिएक्शन होगी, पहले कितनी वॉल्यूम थी जितनी इस कंटेनर की, अब रिएक्शन होगी, मास तो कोई बाहर जाएगा ही नहीं, वो मतलब अगर मान लो वेपर्स बने
वो बाहर तो जाएंगे नहीं, वेपर्स पहले कम थे अब थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, वॉल्यूम तो सेम है, ठीक है, थोड़े ज़्यादा वेपर बनते चलेंगे लेकिन वॉल्यूम है कांस्टेंट, तो इसलिए इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। ये हो गई आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट है आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है जीरो। क्या यानी कि क्या इज इक्वल टू जीरो, नहीं, हाँ, क्या इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या कोई हीट ट्रांसफर बोलते हैं भाई, ये होता है जीरो आपके एडियाबैटिक प्रोसेस में। और इसके एग्जांपल क्या होंगे, रिएक्शंस टेक प्लेस इन छोड़ो एक बार, इसका एग्जांपल वो टी वाला आएगा सीधा, टी इन थर्मस फ्लैंक में फ्लास्क, ठीक है, हो गया। अब लास्ट है आपकी प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, रिएक्शन एक जगह से होगी शुरू और घूम के उसी पॉइंट पे आके होगी खत्म। अब देखो चाहे पाथ कोई भी हो लेकिन प्रोसेस हुई खत्म इसी पॉइंट पे, ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में देखो क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज इज सेम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, चेंज इन all state function, change in all state function is zero, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, डेल्टा पी वो भी जीरो, डेल्टा टी वो भी जीरो, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी वो भी जीरो, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज वो भी जीरो, और डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज वो भी जीरो, ठीक है। आया समझ आपको, ये उतारो 2 मिनट, ठीक है, हो गया, ओके। ये हो गया आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है। अब आएगा आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बारी। ये देखो रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, द प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स, ठीक है। दूसरा जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में पूरी होती है। इट कंप्लीट्स इन इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स, ठीक है। इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स में कंप्लीट होती है। आप देखते हैं 2 ग्राफ, ठीक है। एक ग्राफ हो गया ये, एक ग्राफ हो गया आपका ये, यहाँ पे ले लिया हमने V और यहाँ पे ले लिया हमने P, इसमें यहाँ पे P, यहाँ पे ले ली V। तो ये वाला ग्राफ हमने किसके लिए, एक्सपेंशन, ठीक है। देखो एक्सपेंशन में क्या ग्राफ मिलेगा,
जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ऐसा ग्राफ, ठीक है। और देखो इसमें होगा वर्क रिवर्सिबल ग्रेटर देन वर्क इरिवर्सिबल, ठीक है। दूसरा है कंप्रेशन का ग्राफ, कंप्रेशन, देखो इसका ग्राफ भी आएगा ऐसा सेम, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वर्क रिवर्सिबल जो है ना वो कम होगा वर्क इरिवर्सिबल से, ओके। अब आते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस, processes which can't be reversed, ठीक है। एक तो ये हो गया कि भाई रिवर्सिबल प्रोसेसेस वे हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकती। दूसरा, इसमें से देखो इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स में कंप्लीट हो रही थी, ये एक ही बड़े स्टेप में हो जाएगी, कंप्लीट इन ए सिंगल लार्ज स्टेप। देखना अभी, ये मान लो ये पूरा ये एक कंटेनर है और ये भरा हुआ है गैस से, और इसके ऊपर ये मूवेबल पिस्टन है, उसके ऊपर लगा हुआ है ये। देखो अब हम लगाएंगे ऊपर से फोर्स ऐसे, ठीक है। फोर्स लगाएंगे तो गैस होगी कंप्रेस, तो गैस कंप्रेस होके इतनी रहेगी, ये था इनिशियल, ये फाइनल, ठीक है। ये था इनिशियल फेज और ये हो गया हमने जैसे प्रेशर लगाया उसके बाद का फेज, ठीक है। तो ये होती हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये वापस नहीं जा सकता, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं वर्क डन, वर्क डन फाइंड करने में, वर्क डन फाइंड करेंगे भाई हम प्रोसेसेस का, ठीक है। अब किसकी बारी है हमारी, वर्क डन। देखो ये ले लिए एक ट्यूब, अब यहां से लगा दिया हमने प्रेशर, और ये जो इसका एरिया था ये था ए, ठीक है। अब जब प्रेशर लगा दिया, ये इनिशियली था, अब आ गया वो यहाँ पे जो पिस्टन है, ठीक है। ये जो आपकी है ये है वी फाइनल और ये वाली थी आपकी वी इनिशियल, ठीक है। और जो एरिया है यहाँ पे वो है ए। अब देखो वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स, वर्क डन आएगा आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हमने ले लिया, जो ये लेंथ है ये आपकी L, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स आपका क्या होता है, पावर प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि देखो प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा हो फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां से एरिया इस तरफ जाएगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स है प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे आएगा P इंटू आपका डेल्टा V, और वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस P डेल्टा V। यहाँ पे आएगा माइनस वर्क डन का फाइनल फॉर्मूला आप लिख रहा हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। यह आपका आ गया वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। देखो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास आया था माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V इंटू डेल्टा V। अब देखना वर्क डन होगा नेगेटिव, किसके लिए, वर्क नेगेटिव होगा वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। और वर्क डन पॉजिटिव होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो होगा वो होगा पॉजिटिव।
वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। अब तीसरा क्या आता है, देखो आइसोबारिक नहीं, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, जो डेल्टा वी है वो हो जाएगा 0, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब डेल्टा वी 0, तो डेल्टा वी इंटू पी एक्सटर्नल, ये वर्क डन भी हो जाएगा इस केस में 0, ठीक है। फोर्थ है आपका, ये हो गया आइसोकोरिक, और फोर्थ आपका वैक्यूम। हाँ वैक्यूम, वैक्यूम में क्या होता है आपका, वैक्यूम में प्रेशर 0 होता है, पी एक्सटर्नल इक्वल टू 0, और वर्क डन का देखो फॉर्मूला पी एक्सटर्नल इंटू वी। अब 0 इंटू डेल्टा वी, ये हो जाएगा 0। आया समझ यहां तक, ठीक है। उतार लो 2 मिनट, ठीक है, हो गया आपका, ओके। अब देखो कहां तक, वर्क डन तक कर लिया था। अब आएगा अगला टॉपिक हमारा हीट। देखो हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से, ठीक है। अब देखो हीट क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये फ्लो कहां से करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर, ये है भाई एम, एक मिनट रुको, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। और देखो हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। अब देखना यूनिट जो होती हैं, इसकी यूनिट्स होती हैं एटीएम, लीटर, जूल, आर्ग, जूल, एटीएम, लीटर, जूल, आर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटसेट्रा। अब देखना 1 कैलोरी कितनी होती है, एटसेट्रा नहीं लिख दो, कैलोरी और लिख दो, फिर कैलोरी एटसेट्रा। देखो 1 कैलोरी क्या होती है, 4.18 जूल, और देखना 1 एटीएम लीटर, एटीएम लीटर होता है 101.3 जूल, 1 आर्ग इज इक्वल टू -7 जूल। आर्ग एटीएम लीटर, जूल, आर्ग इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ठीक है। ये हो गया आपका। देखो ये जो डाटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूनिट कन्वर्जन के टाइम पे काम आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो जो हीट होती है, अगर वो हीट नेगेटिव कब होगी, व्हेन हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम। और दूसरा जब देखो, और हीट पॉजिटिव कब होगी, हीट देखो हीट नेगेटिव कब थी, व्हेन हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। हीट पॉजिटिव होगी व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। ये हो गया आपका हीट। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन है आपका,
A gas is expanding. A gas is expanding freely from freely from 2 liter to 8 liter against vacuum. 2 liter to 8 liter against vacuum. Then find work done by the gas. Then find work done by the गैस। देखो मैंने बताया था आपको पहले ही, हमने निकाला था वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और ये केस साफ साफ लिखवाया था कि भाई वैक्यूम में जो होता है पी एक्सटर्नल 0 होता है, पी एक्सटर्नल 0 होता है, ठीक है। तो 0 इंटू डेल्टा वी, वर्क डन आ गया आपका 0, ठीक है। वर्क डन हो गया आपका इस क्वेश्चन में 0, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका ए गैस इज एक्सपेंडिंग, ए गैस इज expanding 8 liter to 12 liter against 8 liter to 12 liter against a constant pressure of against a constant pressure of 2 atm, 2 atm, ठीक है। Then find work done by the gas. Then find work done by the gas. By the gas. देखो हमारे पास फॉर्मूला था वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। यहां से जो वर्क डन आएगा, जो इसमें पूछा वर्क डन बाय द गैस, अब वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता था, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस डब्ल्यू हमारा, ठीक है। अब देखना वर्क डन निकालेंगे सबसे पहले। पी एक्सटर्नल कितना कांस्टेंट है भाई 2 एटीएम का, और वॉल्यूम कितना चेंज आया 8 से 12, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, और इसको हम ये किस में आएगा, देखो वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर एटीएम में है, कितने में आएगा ये एटीएम लीटर। अब देखो ये -8 एटीएम लीटर को जूल में बदलने के लिए मैंने यूनिट लिखवाई थी भाई, एक एटीएम लीटर में होता है 101.3 जूल। तो अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 8 3 24 आएगा 208, ठीक है। ये आ गया आपका 8 to the 24, एक मिनट, 8 to the 24 ऊपर 2, 8 1 8 प्लस 2 0 1 8, तो ये आया भाई इतना जूल, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ये जो वर्क डन बाय द गैस है, और ये कितना माइनस डब्ल्यू वर्क डन बाय द गैस। देखो एक तो यहाँ का माइनस और एक दूसरा ये वाला माइनस, दोनों गुणा हो जाएंगे प्लस 810.4 जूल, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। थोड़ी देर नोट कर लो इसको, उतार लिया, ठीक है। अब इसके बाद आती है आपकी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल इसको हम डिनोट करते हैं ई से।
इसको बोलते हैं, देखो इंटरनल एनर्जी डिनोट करते हैं हम ई से। देखो इट इज इंटरनल एनर्जी जो होता है किसी भी सिस्टम की, जो सारी एनर्जी होती है उनका सम, और ग्रेविटेशनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी में काउंट नहीं होती। इट इज द सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, देखो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी एंड सो ऑन। ठीक है, देखो इसमें जो है ग्रेविटेशनल एनर्जी काउंट नहीं होती। ग्रेविटेशनल एनर्जी is not counted in internal energy। ठीक है, अब देखो इंटरनल एनर्जी की हम कभी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम फाइंड करते हैं इंटरनल एनर्जी का चेंज। ठीक है, वी कांट कैलकुलेट exact value of internal energy। ठीक है, we can't calculate exact value of internal energy, so we calculate change in इंटरनल एनर्जी। देखो जो इस और चेंज इन इंटरनल एनर्जी किससे डिफाइन करते हैं? डेल्टा ई से। ठीक है, जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। इंटरनल एनर्जी जो आपकी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में और देखते हैं एक बार इसको। आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है वो होता है कांस्टेंट, और इससे क्या होगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, और ई भी होता है कांस्टेंट, उससे क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू 0। और एक है इसका एग्जाम्पल जिसमें कि डेल्टा ई 0 नहीं होता लेकिन डेल्टा टी है 0। वो क्या है? H2O लिक्विड कन्वर्टेड टू H2O गैस 100 डिग्री सेल्सियस। इसे अगर डेल्टा टी तो है 0 लेकिन डेल्टा ई नहीं है 0। क्यों? क्योंकि लिक्विड से गैस में गया है तो भाई एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो भाई आज का जो लेक्चर है वो होता है यहीं पे ख़त्म। ठीक है, इसमें कवर हुई जो बेसिक टर्म्स थी थर्मोडायनेमिक्स, वो सब कल से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और पूरा चैप्टर कल कवर करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो चैनल को और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।